हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता शुक्ला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 9th में आपका चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे टिश्यूज, यानी कि हम ऊतकों के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या समझना है, ऊतक क्या होते हैं ये आपको जानना है। बच्चों, हम लोगों का जो 9th क्लास में इससे पहले का चैप्टर था कोशिका। तो कोशिका चैप्टर, क्योंकि आपको 8th क्लास में भी आपने कोशिका चैप्टर पढ़ा था, तो शायद इसलिए आपका सिलेबस से कोशिका चैप्टर हटाया गया है। तो अब हम सीधा टिश्यूज वाले चैप्टर पे चर्चा करेंगे। हम ऊतकों वाले चैप्टर पे चर्चा करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको ये जानेंगे आप सभी कि कौन कौन से ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, उनके कार्य क्या होते हैं, ये सब हम समझेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर हमारा है टिश्यूज। टिश्यूज जो होते हैं बच्चों, टिश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। टिश्यूज के बारे में आपको अगर सीधे तौर पे ये बोला जाए कि टिश्यूज क्या होते हैं, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी सजीव हैं, वो सभी के सभी बहुत सारी कोशिकाओं से मिल करके बने हुए होते हैं। दिस सेल्स परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, वेयर इट इज द बीटिंग ऑफ द हार्ट, मूवमेंट ऑफ द हैंड्स। तो कौन कौन से सेल्स जो हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं। टिश्यूज का मतलब है कि स्पेसिफिक बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके एक स्पेसिफिक यानी विशेष ऊतक का निर्माण करती हैं, जो एक विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो टिश्यूज का मतलब क्या हो गया, कोशिकाओं का वो समूह जो एक विशेष कार्य करने में सक्षम होता है, उसे हम टिश्यूज कहते हैं। टिश्यूज जो है कितने प्रकार के होते हैं, टिश्यूज अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंट सेल्स, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का समूह। जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है बच्चों, इसको जब हम ग्रुपिंग कर देते हैं, अलग अलग प्रकार के समूहों को जब हम एक ग्रुप में, एक समूह में एक साथ लेकर के आते हैं, तब किस चीज का निर्माण होता है, तब निर्माण होता है ऊतक का। अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं को जब हम एक समूह में लेके आते हैं तो उससे ऊतक का निर्माण होता है। अब ये देख रहे हैं आप, इन जो डायग्राम्स हैं उससे क्या कंक्लूड करते हैं, क्या समझते हैं कि ये डायग्राम्स आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डायग्राम्स आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है, ये विभिन्न कोशिकाओं का समूह है। ये विभिन्न कोशिकाओं का गुच्छा है। तो विभिन्न कोशिकाओं का गुच्छा, जिसमें एक समान कोशिकाओं का समूह जो होता है, एक समान कोशिकाओं का समूह, एक समान कोशिकाओं का समूह मिल करके किस चीज का निर्माण करता है, ऊतक का निर्माण करता है। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से आप क्या समझ पा रहे हैं, इस डायग्राम जो आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है, इस डायग्राम से आप क्या समझते हैं, इस डायग्राम को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, वो समझने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे बच्चों, जो आपका जो फिगर्स आपने देखे, जो डायग्राम्स आपने देखे, गिवन फिगर्स क्या दिखाते हैं आपको, सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स कंबाइन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। जो कोशिकाएं होती हैं जिनका कैसा होता है, जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक समान कोशिकाएं, एक समान बहुत सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो मिल करके सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रही हों, तो इस कॉम्बिनेशन को या क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। यदि एक ही प्रकार की कोशिकाएं समूह में इकट्ठी होकर के एक ही तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रही हों, तो उस कॉम्बिनेशन को या उन कोशिकाओं के समूह को या उस कोशिका के गुच्छे को हम क्या कहते हैं, हम नाम देते हैं उसको टिश्यू, यानी कि उसको हम ऊतक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अगर
उदाहरण के तौर पे देखें तो नर्व सेल्स जो हैं वो मिल करके हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं वो मिल करके हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। नर्व सेल्स कंबाइन टू फॉर्म द नर्वस टिश्यू, यानी कि जो तंत्रिका वाले ऊतक होते हैं उनको बनाने के लिए नर्व सेल्स को एक साथ आना पड़ता है और तब वो उसके ऊतक बनके तैयार होते हैं। There are numbers of cells in multicellular organisms। आप सभी को पता है कि जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें ऊतक प्रेजेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऊतक जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है। ऊतक जो होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है। तो ये सेल्स जो है एक कोशिकीय जो जीव होता है, एक कोशिकीय जीव केवल एक ही कोशिका से बना है, तो उसमें हम टिश्यूज के बारे में बात नहीं कर सकते। पर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं किनमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं की संख्या 2 या 2 से बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमारे शरीर में मिलियंस और मिलियंस सेल्स हैं, हमारा शरीर जो है वो अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो ये सेल्स जो होती हैं यही किस चीज का निर्माण करती हैं? यही ऊतकों का निर्माण करती हैं। आपस में स्पेसिफिक सेल्स मिल करके किसका निर्माण करती हैं? ऊतकों का निर्माण करती हैं। और यही ऊतक मिल करके क्या करते हैं? डिफरेंट ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। हम अपना ही एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे एक कोशिका है, एक कोशिका बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक का निर्माण कर रही है और बहुत सारा ऊतक इकट्ठा होकर के क्या करता है? अलग अलग अंगों का निर्माण करता है। और ये बहुत सारे अंग जो हैं वो मिल करके हमारे अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और ये बहुत सारा अंग तंत्र जो है, बहुत सारे अंगों को मिल करके एक जीव का निर्माण होता है। तो हम क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था 8th क्लास में कि कोशिकाएं जो है वो जीवन की मूलभूत इकाई होती है। यानी कि जैसे हम अगर घर का एग्जाम्पल लें तो जैसे एक ईंट जो है वो कोशिका को रिजेंबल करती है, तो पूरा का पूरा घर जो है वो एक जीव को रिजेंबल करता है। जैसे एक कोशिका एक ईंट को रिजेंबल करती, एक ईंट बहुत सारी ईंटें मिल करके एक घर बना देती हैं, उसी तरह से बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक किसका निर्माण करता है? ऑर्गन्स का निर्माण करता है। ऑर्गन्स जो है वो मिलकर के अंगतंत्र ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म का या एक जीव का निर्माण कर देते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगर आपका क्लियर हो गया है तो आप चैट के माध्यम से मुझे बताएंगे। सबसे पहले क्या होती हैं? सेल्स आती है, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई जो होती है वो क्या होती है? वो होती है कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो होती है कोशिका। और कोशिका आगे बढ़ती है, क्या करती है? कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं एक प्रकार की, बहुत सारी एक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के क्या करती हैं? स्पेसिफिक ऊतक का निर्माण करती हैं या स्पेसिफिक टिश्यू का निर्माण करती हैं। वो स्पेसिफिक टिश्यूज जो है वो मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स या अंगों को बनाते हैं। और ये ऑर्गन्स मिलकर के क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम को जनरेट करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और ये अंग तंत्र मिलकर के क्या करता है? एक जीव का या इंडिविजुअल का निर्माण कर देता है। तो सेल्स क्या होती हैं? सेल्स होती हैं आपकी कोशिकाएं। कोशिकाएं, और कोशिकाओं से क्या बनता है बच्चों? ऊतक बनता है। ऊतक से क्या बनता है? हमारा अंग बनता है। अंगों से, बहुत सारे अंगों से मिलकर के अंग तंत्र बनता है और पूरा अंग तंत्र मिलकर के एक नए जीव का निर्माण कर देता है। यानी कि जो बेसिक पॉइंट है वो है कि कोशिकाओं से ही जीव का निर्माण होता है, लेकिन बीच में अलग अलग स्टेप उसको फॉलो करने होते हैं। कोशिकाएं ही जीव की मूलभूत इकाई होती है। अब इसमें देखेंगे बच्चों, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली अ सिंगल सेल। जो एक कोशिकीय जीव होती है, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक कोशिकीय जंतु होते हैं, उनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है और यही एक कोशिका सभी कोशिकीय प्रकार कंप्लीट कर लेती है। और एग्जाम्पल में आप सभी को पता है अमीबा।
अमीबा जो होता है वो एक प्रकार का एक कोशिकीय जंतु है और इसके शरीर में सभी प्रक्रियाएं जो हैं एक ही कोशिका में सारी प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका से करता है? ये अपनी एक ही कोशिका से पाचन की प्रक्रिया कर लेता है, एक ही कोशिका से ये श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट करता है, एक ही कोशिका से ये उत्सर्जन की प्रक्रिया पूरी करता है, एक ही कोशिका से ये प्रजनन की प्रक्रिया को भी पूरा कर लेता है, एक ही कोशिका से ये भोजन भी ग्रहण करता है ना। इसी एक ही कोशिका से ये गति भी करता है, यानी इसका मूवमेंट भी एक ही कोशिका से हो जाता है। खाने को ये पचा भी लेता है, ये सांस भी लेता है, ये उत्सर्जन भी करता है, ये प्रजनन की प्रक्रिया भी करता है। यानी कि ये संपूर्ण जीव है। जो अमीबा है वो एक संपूर्ण जीव है, यानी कि एक ही कोशिका से एक जीव का निर्माण हो सकता है। कोई आवश्यक नहीं है कि किसी भी जीव के निर्माण के लिए एक से बहुत ज्यादा कोशिकाओं का होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक कोशिका से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक सिंगल कोशिका इसीलिए अपने आप में कंप्लीट मानी जाती है, उसका एग्जिस्टेंस जो है वो कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि एक ही कोशिका सभी प्रकार से जीवन से रिलेटेड काम जो है वो कंप्लीट कर पाती है। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है अमीबा। अमीबा जो है एक कोशिकीय जंतु है और उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बाहर की तरफ देखिए लिमिटेड है, साइटोप्लाज्म जो है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड है, अंदर इसके खाद्य धानियां पाई जाती हैं और अगर खाना खाना है तो यहाँ से सीडोपोडिया निकालता है, ऐसे सीडोपोडिया निकालता है और सीडोपोडिया में अपना भोजन पकड़ के अंदर कर लेता है। और इसमें किस तरीके का पाया जाता है? इसमें प्राणी संपोषण पाया जाता है। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें कैसा न्यूट्रिशन पाया जाता है? इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि प्राणी संपोषण पाया जाता है। प्राणी संपोषण पाया जाता है। अब ये जो प्राणी संपोषण पाया जाता है ये अमीबा में पाया जाता है और प्राणी संपोषण मनुष्यों में भी पाया जाता है। ह्यूमन बीइंग्स में भी प्राणी संपोषण पाया जाता है, यानी कि ये अपने भोजन को शरीर के अंदर ले जाता है और पचाता है, उसके बाद एक्सक्रीटरी मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को उत्सर्जित कर देता है। तो इस प्रकार के पोषण को हम प्राणी संपोषण कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन के बारे में जब हम क्लास 10th में पहुंचेंगे तो बहुत विस्तार से पूरा का पूरा टॉपिक है हमारे पास पोषण के बारे में, वो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो हमने इस स्लाइड से क्या जाना? इस स्लाइड से हमने ये समझा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक ऐसे जीव होते हैं जो केवल एक ही कोशिका से बनते हैं और वही एक कोशिका सभी प्रकार के सेलुलर फंक्शंस को परफॉर्म कर लेती है, यानी कि सभी प्रकार के जीवन से जुड़े प्रक्रम वो कंप्लीट कर पाती है। जिसका एग्जाम्पल है आपके सामने अमीबा। अमीबा सभी प्रकार की जीवन से जुड़ी जो प्रक्रियाएं हैं वो संभव हो पाती हैं, अमीबा उसको परफॉर्म करता है। अब ये तो हो गई एक कोशिकीय जीवों की बात, लेकिन हम बात कर रहे हैं बहुकोशिकीय जीवों की। जैसे कि हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है टिश्यूज, यानी हम ऊतक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऊतक जो होते हैं, हमने पहले बात कर ली कि जो ऊतक होते हैं वो कोशिकाओं का समूह होते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर इज अ फीचर ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो एक बहुकोशिकीय जंतुओं का लक्षण है, यानी कि श्रम विभाजन। अब श्रम विभाजन को समझने के लिए आप कैसे समझेंगे? जैसे आपके घर में जितने भी अलग अलग काम हैं उन सब अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग लोग डेडिकेटेड होते हैं। जैसे अपने स्कूल की बात करें तो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर्स डेडिकेटेड होते हैं। उसी तरह तो उसको हम कहते हैं श्रम विभाजन। जैसे एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा है, जिसका जो सब्जेक्ट है वो टीचर वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि श्रम का विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबर है। इसी तरह से किसी भी प्रकार की कार्यपालिका में ये श्रम विभाजन काम करता है। जैसे सरकारों में अलग अलग विभाग मंत्रियों को दिए जाते हैं, तो वो भी क्या है? एक श्रम विभाजन का ही
तरीका है। फैक्ट्रीज में, कंपनियों में अलग अलग पोस्ट पे लोग होते हैं, यानी उनको अलग अलग काम दिया जाता है क्योंकि वो अलग अलग काम के लिए डेडिकेटेड होते हैं। उसी प्रकार से डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर इज अ फीचर ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रादर देन ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये एक बहुकोशिकीय जंतुओं का लक्षण है। जिस जीव में बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, बहुत सारे टिश्यूज होंगे, उन्हीं के अंदर श्रम विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि हम बात करें अमीबा, तो अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, तो जब वो एक ही कोशिका से सारे काम परफॉर्म कर रहा है तो उसमें श्रम विभाजन की आवश्यकता नहीं है या श्रम विभाजन हो ही नहीं सकता। एक ही कोशिका रेस्पिरेशन भी कर रही है, वही सेम कोशिका प्रजनन भी कर रही है, वही सेम कोशिका न्यूट्रिशन का भी काम कर रही है, तो उसमें श्रम विभाजन नहीं हो सकता। तो श्रम विभाजन किस में होता है? बहुकोशिकीय जंतुओं में होता है। अब अगर इसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो टिश्यूज प्रेजेंट इन एनिमल्स, जो टिश्यूज जो हैं एनिमल्स में पाए जाते हैं, जंतुओं में पाए जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, टिश्यूज प्रेजेंट इन एनिमल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड। ये बहुत बड़े पैमाने पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। 3 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है इपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, मस्कुलर टिश्यूज होती हैं, और चौथे प्रकार की जो कोशिका है बच्चों वो होती है नर्वस टिश्यूज। तो अगर हम टिश्यूज की बात करें, और प्लांट्स में भी ऊतक पाए जाते हैं, तो प्लांट्स में जो ऊतक पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो पॉइंट्स को नोट करेंगे। एनिमल्स के, जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतकों के नाम क्या क्या हैं? इपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे सभी बच्चे इपिथेलियल टिश्यूज, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे कनेक्टिव टिश्यूज, पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे मस्कुलर टिश्यूज, और पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे नर्वस टिश्यूज। अगर हम प्लांट्स की बात करें, अगर हम पौधों की बात करें, तो 2 तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं। एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिन्हें हम विभाज्योतक ऊतक कहते हैं, और परमानेंट टिश्यूज जिन्हें हम स्थायी ऊतक के नाम से जानते हैं। तो ये कितने प्रकार के हैं? 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं एनिमल्स में। एनिमल्स में कितने प्रकार के टिश्यूज होते हैं? एनिमल्स में 4 टाइप ऑफ टिश्यूज पाए जाते हैं। ये है आपका संयोजी ऊतक, ये है आपका संयोजी ऊतक, ये है आपका तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू, ये है आपका मसल टिश्यू यानी कि मांसपेशीय ऊतक, तो ये क्या है? ये है एनिमल टिश्यूज। 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स। ये एनिमल्स में पाए जाने वाले 4 प्रकार के टिश्यूज हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये संरचना में अलग अलग हैं, ये इनके कार्य भी अलग अलग हैं। संरचना में अलग अलग हैं और इनके कार्य भी अलग अलग हैं। तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के ये अलग अलग प्रकार के विशेष ऊतक बनते हैं, और ये विशेष ऊतक जो है जंतुओं में 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम कनेक्टिव टिश्यूज, इपिथेलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज के नाम से जानते हैं। अगर हम पौधों की बात करें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करें, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, मैंने आपको बताया कि एनिमल्स में पाए जाते हैं 4 प्रकार के ऊतक। 4 प्रकार के ऊतक कौन कौन से? हम आगे ब्रीफ में इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि 4 तरीके के जंतुओं में ऊतक पाए जाते हैं। पहला तो होता है कनेक्टिव टिश्यूज, दूसरा होता है इपिथेलियल टिश्यूज, तीसरे प्रकार के होते हैं मस्कुलर टिश्यूज, चौथे प्रकार के होते हैं नर्वस टिश्यूज। तो मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं बच्चों वो हमारी मसल बिल्डिंग में सहायक होते हैं। नर्वस टिश्यूज नो डाउट कि तंत्रिका तंत्र के निर्माण में सहायक होते हैं। आपका इपिथेलियल टिश्यूज जो है वो स्किन के आउटर कवरिंग में या किसी भी अंग की जो आउटर कवरिंग होती है उसमें सहायक होते हैं। और कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में हम बात करेंगे कि जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, वो कैसे होते हैं? आपको ब्लड के रूप में आपकी बॉडी में तरल संयोजी ऊतक मिलता है। लेकिन अभी हम बात करें किसके बारे में? अभी हम बात करेंगे, क्योंकि टिश्यूज पूरा चैप्टर हमको कवर करना है, तो हम जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतकों के बारे में और पौधों में पाए जाने वाले
दोनों प्रकार के ऊतकों के बारे में हमें बात करनी है। तो जंतुओं में आपने आई होप नोट कर लिया होगा, 4 पॉइंट्स में है कि ये 4 प्रकार के ऊतक जंतुओं में पाए जाते हैं, उसका नाम आप नोट करेंगे। और ये है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, यानी ये जो है ये आपका प्लांट टिश्यू की कैटेगरी में आता है। ये किस में आता है आपका, ये प्लांट टिश्यूज की कैटेगरी में आता है। तो ये आता है आपका पादप ऊतक की कैटेगरी में। पहले प्रकार का कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिसे हम कहते हैं विभाज्योतक ऊतक। क्या कहते हैं, विभाज्योतक ऊतक। इसको समझने के लिए किस तरीके के होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, कुछ इस प्रकार के होते हैं। अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है ये क्या है, ये जो टिश्यूज हैं बच्चों ये एक जूम वर्जन है। जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तब आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इस तरीके के दिखाई पड़ते हैं। तो आप जब बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे तो जब आपको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी कराई जाएगी सेल्स की, माइक्रोस्कोप के नीचे जब आपको टिश्यूज दिखाए जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का ही टिश्यू दिखाई पड़ेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनको हम विभाज्योतक मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। तो ये जो है ये इमेच्योर और कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आल्सो नोन एज मेरिस्टेम किसके नाम से जानी जाती है, मेरिस्टेम के नाम से जानी जाती है। और ये कैसे बनी हुई होती है, ये इमेच्योर। इमेच्योर का मतलब जो कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं है, पूर्ण तरीके से विकसित नहीं है। और पूर्ण तरीके से विकसित नहीं है मतलब वो क्या कर रही है, मतलब वो लगातार डिवाइड कर रही हैं, लगातार ग्रो कर रही हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मतलब क्या है, अब अगर शब्द पे ध्यान देंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इसमें हिंदी में लिखा हुआ है विभाज्योतक ऊतक। विभाज्योतक ऊतक का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोशिकाओं का समूह जो लगातार विभाजन कर रही होती हैं, है ना। कोई भी साइंस का या बायो का कंटेंट पढ़ते समय बच्चों खास तौर पे ध्यान रखेंगे, जब भी कोई वर्डिंग हमारे सामने आती है तो वो शब्द अपने आप में काफी कुछ कह रहा होता है। तो विभाज्योतक को समझने के लिए जैसे हम हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं, तो अगर उस शब्द को ध्यान से समझेंगे तो ऐसा ऊतक जो लगातार विभाजन कर रहा है वो विभाज्योतक ऊतक कहलाता है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। अब विभाज्योतक ऊतक अगर लगातार डिवीजन कर रहा है तो मतलब वो क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है। लगातार डिवीजन करने का मतलब वो क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है। तो पौधों में ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पौधों में शूट और रूट, यानी कि पौधे की जड़ और पौधे का तना। शूट का मतलब जमीन के ऊपर पाया जाने वाला तना और रूट का मतलब जमीन के नीचे की तरफ पाया जाने वाला जड़। तो जड़ की टिप पे और शूट की टिप पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, जड़ की टिप पे और तने की टिप पे। टिप का मतलब यहाँ पे सामने की तरफ, जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है तो पेड़ में यहाँ जड़ है तो जड़ की बिल्कुल नीचे की तरफ, और अगर ये तना है, अगर ये बढ़ता हुआ पेड़ है तो सबसे ऊपर की तरफ। टिप का मतलब सबसे आगे की तरफ का जो टिश्यू होता है वो विभाज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहलाते हैं। तो विभाज्योतक ऊतक का मतलब सबको समझ में आ गया सभी बच्चों को। विभाज्योतक ऊतक का मतलब होता है ऐसे ऊतक जो निरंतर विभाजन कर रहे हैं, अपनी संख्या को लगातार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि वो इमेच्योर है, उनकी वृद्धि कंप्लीट तौर पे नहीं हुई है। ठीक है, तो वो कैसे ऊतक होते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या विभाज्योतक ऊतक हैं। अब अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने एक छोटा सा पौधा रोपा था, ठीक है, एक पेड़ है, हम उसको आपको साइंस पढ़ना है बच्चों तो हमेशा दैनिक जीवन से कनेक्ट करेंगे। जैसे हमने आम का छोटा सा पेड़ लगाया, आम का पेड़ छोटा लगाया था लेकिन वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और वो पौधा बड़ा होकर के एक बड़े से आम के पेड़ के रूप में बदल चुका है। तो इसका मतलब कि उसमें कौन से टिश्यूज थे, उसकी जड़ में और उसके तने के ऊपर एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट था। तो इससे क्या था कि जड़ भी नीचे को ग्रो कर रही थी और तना जो है वो भी ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा था, और इस तरह से पौधा जो है वो पेड़ के रूप में
बदल गया। तो विभाज्योतक ऊतक का मतलब है ऐसे ऊतक जो निरंतर विभाजन करते रहते हैं और अपनी साइज को बढ़ाते रहते हैं, विभाज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहलाते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के क्या लक्षण हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में पाए जाते हैं? क्या क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के लक्षण? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं बच्चों, वो इमेच्योर और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स से बने हुए होते हैं। मेरिस्टेम्स आर मेड अप ऑफ इमेच्योर या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। इमेच्योर का मतलब पूर्ण रूप से ये विकसित नहीं होती, तभी तो ये लगातार ग्रो करती रहती हैं और अपने आप को मैच्योर करती हैं। अब यहीं पे ये पॉइंट पे ध्यान देंगे कि जैसे आम का पेड़ है, एक निश्चित सीमा तक वो बड़ा होता है, उसके बाद क्या आम का पेड़ निरंतर वृद्धि, एक समय के बाद आप देखते हैं, चाहे वो किसी भी जीव की बात कर ले हम या पेड़ की बात कर ले, एक लिमिट के बाद, जैसे मैं हूं जितनी लंबी हूं, क्या इससे और ज्यादा लंबी होंगी मैं? आपको पता है कि 17-18 साल तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है, मतलब ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जब वृद्धि हो रही होती है, तो विकास कर रहे पौधे में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं? जो इमेच्योर या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के बने हुए होते हैं। इसका और दूसरा क्या लक्षण है? ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं बच्चों, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं ये आकार में छोटी छोटी होती है। देयर सेल्स आर स्मॉल इन साइज। ये आकार में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो कोशिकाएं हैं वो छोटी छोटी होती हैं। और क्या होता है? देयर सेल्स आर हाईली एक्टिव। हाईली एक्टिव क्योंकि क्या कर रहा है उनको? वो ग्रो कर रही हैं लगातार। तो दे आर हाईली एक्टिव मेटाबॉलिकली एंड कंटेन अ डेंस साइटोप्लाज्म। क्योंकि विभाजन करने के लिए, कोशिका को अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए लगातार बहुत सारे कोशिका द्रव्य की जरूरत होती है, साइटोप्लाज्म की जरूरत होती है। तो ये क्या होती हैं? ये हाईली एक्टिव होती हैं मेटाबॉलिकली और इनके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म पाया जाता है। दे आर कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो कैसी हैं? मेड अप ऑफ इमेच्योर और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। देयर सेल्स आर स्मॉल इन साइज, यानी आकार में छोटी होती हैं। दे आर हाईली एक्टिव मेटाबॉलिकली, यानी कि ये बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं और इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, यानी कि कोशिका द्रव्य बहुत सारा इसमें भरा हुआ होता है। इंटरसेल्युलर स्पेस इज नेग्लिजिबल एंड इज ऑफन एब्सेंट इन केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इंटरसेल्युलर स्पेस मतलब दो कोशिकाओं के बीच में, आप सभी को पता है कि हम टिश्यूज की बात कर रहे हैं, तो टिश्यूज का मतलब है कि बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ करके ऊतक का निर्माण करती हैं, तो उनके बीच में कुछ स्पेस भी हो सकता है। लेकिन जो ये विभाज्योतक ऊतक होते हैं, इनके अंदर जो सेल्स होती हैं, वो सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत हल्का होता है या ना के बराबर होता है, और सेल वॉल जो है वो थिन होती है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। तो तीन चीजें, इन पॉइंट्स को सभी बच्चों को नोट करना है विभाज्योतक ऊतक के बारे में। इन पॉइंट्स को नोट करना है। पहला पॉइंट लिखेंगे, मेरिस्टेम्स आर मेड अप ऑफ इमेच्योर और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, यानी कि जो विभाज्योतक ऊतक होते हैं ये वो अविकसित कोशिकाओं से बने हुए होते हैं और इनकी जो कोशिकाएं हैं वो साइज में स्मॉल होती हैं। ये कोशिकाएं हाईली एक्टिव होती हैं मेटाबॉलिकली और इनके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और इनके अंदर दो कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है वो ना के बराबर होता है या नहीं होता है। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करें तो उनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनमें बीच में, दो कोशिकाओं के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। सेल वॉल इसकी जो होती है वो थिन होती है और जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसमें न्यूक्लियस अच्छी तरह से, केंद्रक इसमें दिखाई पड़ता है और वो प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बच्चों अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी विभाज्योतक ऊतक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पॉइंट्स कंफ्यूज नहीं होंगे। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आप अगले सेशन में पढ़ेंगे। आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के सेशन में हमने सबसे पहले जाना कि ऊतक क्या होते हैं, ऊतक
जंतुओं में कितने प्रकार के होते हैं, आपको जो लर्न कर लेना है। आज के सेशन में आपने क्या क्या सीखा, आज के सेशन में आपने ये जाना कि ऊतक क्या होते हैं, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो जंतुओं में ऊतक 4 प्रकार के होते हैं और वनस्पतियों में ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। जंतुओं में जो 4 प्रकार के होते हैं उसमें पहला है आपका क्या, पहला है आपका इपिथेलियल टिश्यूज, दूसरा है आपका नर्वस टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज। 4 प्रकार के ऊतक जंतु ऊतक के रूप में आपने जाने। और पौधों में पाए जाने वाले 2 प्रकार के ऊतक मैंने नाम बताया आपको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में आपको एक परमानेंट टिश्यूज और दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज के बारे में आगे बात करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में मैंने आपको बताया कि ग्रो कर रहे पौधे की शूट या रूट के टिप पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं और ये लगातार विभाजन कर रहे होते हैं, इसलिए इनको हम विभाज्योतक ऊतक भी कहते हैं। ये साइज में छोटे होते हैं, इनकी कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म बहुत सारा होता है, कोशिका द्रव्य बहुत सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इनकी सेल वॉल जो है वो पतली होती है, 2 कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस है वो नेग्लिजिबल होता है या एकदम ना के बराबर होता है। आज की क्लास में आप सभी ने जो कुछ पढ़ा उसको अच्छी तरह से घर में एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। आशा करती हूँ जो भी बोर्ड में आपको दिखाई पड़ा उसको आपने नोट कर लिया होगा। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।